हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो है गन्ने की खेती कंप्लीट डिस्कस की थी। आज दोस्तों हम धान की खेती डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट खेती है और इस खेती से जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं धान का जो है बोटिकल नेम क्या है। तो इसका जो बोटिकल नेम है वो है ओराइजा सटाइवा। दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा है, तो ये है इसका ओराइजा सटाइवा क्या है, धान का बोटिकल नेम है, ठीक है। क्या है, ओराइजा सटाइवा, ठीक है, धान का बोटिकल नेम है। फिर बात करें इसकी फैमिली क्या है, तो देखो धान की जो है पोएसी फैमिली, कौन सी है, पोएसिया ग्रैमिनीज की फैमिली है। फिर बात करें कि धान में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो धान में जो है 2n बराबर 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक। पोएसी इसकी फैमिली है और धान का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है, ओराइजा सटाइवा, ठीक है। फिर देखते हैं धान का जो है ओरिजिन प्लेस क्या है, यानी कि इसका उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है। तो धान का जो साउथ ओरिजिन प्लेस है वो है साउथ ईस्ट एशिया। क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, धान का ओरिजिन प्लेस है। फिर बात करें कि धान जो है वो कैसा प्लांट है, तो देखो धान जो है C3 प्लांट है। कैसा है, C3 प्लांट है और ये स्वाड्य प्लांट है। कैसा है, स्वाड्य प्लांट है, ठीक है। और फिर धान जो है सेल्फ पॉलिनेशन है। कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। फिर बात करें कि धान में जो है कितने % प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, फैट कितने % पाया जाता है, इसका पुष्पक्रम जो है क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखो धान में जो प्रोटीन है 6 से 7% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 6 से 7% पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है। काफ़ी पूछा भी जाता है कि धान में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। फिर बात करें, देखो एक होता है ब्राउन राइस, ठीक है, कौन सा होता है, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में जो है प्रोटीन 7 से 8% होती है। कितनी, 7 से 8% होती है, ठीक है। 7 से 8% जो है ब्राउन राइस में प्रोटीन होती है और वैसे इसमें जो है 6 से 7% जो है प्रोटीन पाई जाती है। अगर बात करें कि इसमें फैट जो है कितने % पाया जाता है, तो देखो इसमें जो फैट है 2 से 2.5% जो है फैट पाया जाता है, ठीक है। वसा, धान में वसा कितने %, 2 से 2.5%। अगर बात करें कि धान में जो है पुंकेसर कितने पाए जाते हैं, तो देखो दोस्तों धान में जो है 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। फिर बात करें कि धान में जो है पुष्पक्रम कौन सा पाया जाता है, तो देखो धान में जो है पेनिकल पुष्पक्रम पाया जाता है। अगर बात करें कि फल, वो धान किस प्रकार का फल है, ठीक, यानी कि इसका फल का टाइप क्या है, तो जो फल का टाइप हो क्या है, कैरियोप्सिस प्रकार का जो है फल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें कि धान का जो है टेस्ट वेट कितना होता है। देखो धान का जो टेस्ट वेट है वो होता है 25 ग्राम। देखो टेस्ट वेट कितने सीडों पर निकाला जाता है, तो जो टेस्ट वेट है ये जो है 1000 बीज पर निकाला जाता है। कितने, देखो टेस्ट वेट जो है 1000 दानों का वजन, ठीक है, 1000 दानों का वजन या भार जो है क्या कहलाता है, टेस्ट वेट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, टेस्ट वेट कहलाता है। और एक होता है सीड इंडेक्स। क्या होता है, सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स जो है बड़े दानों का निकाला जाता है और 100 दानों का वजन जो है सीड इंडेक्स कहलाता है। और जो टेस्ट वेट होता है वो 1000 दानों का वजन, ठीक, टेस्ट वेट कहलाता है। तो धान का जो टेस्ट वेट है कितना होता है, 25 ग्राम होता है, ठीक है। और अगर बात करें कि बासमती चावल का जो है टेस्ट वेट कितना होता है, तो देखो बासमती चावल का काफ़ी पूछा भी जाता है। तो बासमती चावल का जो टेस्ट वेट है वो होता है 21 ग्राम। कितना होता है, 21 ग्राम, ठीक है। यानी कि बासमती चावल के 1000 दानों का जो भार है, ठीक है, यानी कि 1000 दानों का जो वजन है
कितना होता है 21 ग्राम, ठीक है। और कॉमन चावल का जो है 25 ग्राम होता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो एक इसमें पॉइंट है कि धान के तने को क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो धान के तने को जो है कल्म कहते हैं, क्या कहते हैं, कल्म कहते हैं। फिर देखते हैं कि धान की भूसी में ऑयल कितने % पाया जाता है। तो देखो धान की भूसी में जो ऑयल है 15 से 20%, कितना पाया जाता है, 15 से 20% जो है ऑयल पाया जाता है, ठीक है। देखो तो हमने क्या पढ़ा, धान का वनस्पतिक नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा है। फैमिली क्या है, पोएसी। क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, 2n बराबर 24 पाए जाते हैं। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है। और धान जो है C3 प्लांट है, स्वाड्य प्लांट के अंतर्गत आता है। और इसमें जो पॉलिनेशन कैसा पाया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। फिर हमने देखा कि धान में प्रोटीन कितने % पाई जाती है, 6 से 7% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, और आइजीन प्रोटीन पाई जाती है। फिर दूसरा एक होता है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में जो प्रोटीन है 7 से 8% होती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि धान में जो वसा है 2 से 2.5% वसा पाई जाती है। और धान में जो पुंकेसर है 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि धान में पुष्पक्रम कौन सा पाया जाता है, तो पेनिकल पुष्पक्रम पाया जाता है। अगर बात करें धान जो है, धान का फल किस प्रकार का है, तो कैरियोप्सिस प्रकार का, ठीक है। फिर हमने देखा इसका टेस्ट वेट कितना होता है, 25 ग्राम होता है। और बासमती चावल का जो है 21 ग्राम होता है, ठीक है। और धान के तने को जो है कलम कहते हैं। और धान की भूसी में जो ऑयल परसेंटेज है कितना पाया जाता है, 15 से 20%। कितना पाया जाता है, 15 से 20% जो है इसमें ऑयल पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि देखो धान की टोटल जो है 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो धान की टोटल जो है 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 2 कल्टीवेटेड हैं, ठीक। और 22 कैसी जंगली प्रजातियां हैं। 2 हैं कल्टीवेटेड और 22 जो है जंगली प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जो 2 कल्टीवेटेड हैं इनकी ही खेती मुख्यतः की जाती है। तो 2 कल्टीवेटेड जो प्रजातियां हैं धान की कौन कौन सी है, पहली है ओराइजा सटाइवा, ठीक है। दूसरी है ओराइजा ग्लेबेरिमा। जो ओराइजा ग्लेबेरिमा है ये दोस्तों अफ्रीका में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है, अफ्रीका में। और मुख्यतः ये अफ्रीका में उगाया जाता है, ठीक है, ओराइजा ग्लेबेरिमा, ठीक है। फिर अगली जो है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा की 3 सब प्रजातियां पाई जाती हैं, या ओराइजा सटाइवा की 3 सब स्पेसीज पाई जाती हैं। कितनी, 3 सब स्पेसीज। देखो धान की टोटल 24 प्रजातियां हैं, जिसमें 2 की खेती की जाती है और 22 जो है जंगली प्रजातियां हैं। 2 में एक है ओराइजा सटाइवा और एक है ओराइजा ग्लेबेरिमा। जो ओराइजा ग्लेबेरिमा है ये दोस्तों अफ्रीका में उगाई जाती है। और जो ओराइजा सटाइवा है इनकी 3 सब स्पेसीजें हैं, ठीक है। जिसमें पहली है ओराइजा सटाइवा इंडिका। OS का मतलब ओ का ओराइजा, एस का मतलब सटाइवा, ठीक है। यहाँ पर शॉर्टकट दिया गया है। तो ओराइजा सटाइवा इंडिका जो प्रजाति है धान की, इसकी जो खेती दोस्तों मुख्यतः भारत में की जाती है, ठीक है। ओराइजा सटाइवा इंडिका की खेती कहाँ की जाती है, भारत में, ठीक है। ये कैसा है, ट्रॉपिकल राइस है। कैसा है, ट्रॉपिकल राइस है। फिर इसकी दूसरी प्रजाति है वो है ओराइजा सटाइवा जापोनिका। कौन सी है, ओराइजा सटाइवा जापोनिका। ये दोस्तों जापान में उगाई जाती है। कहाँ, जापान में, ठीक है। इसकी खेती जो है जापान में की जाती है। या कैसी है, यह सब ट्रॉपिकल राइस है। कैसी है, सब ट्रॉपिकल राइस है। इसका जो उत्पादन है दोस्तों सबसे अधिक होता है, ठीक है। ओराइजा सटाइवा जापोनिका जो वैरायटी है धान की, इसका जो उत्पादन है सबसे अधिक होता है, ठीक है। फिर तीसरी प्रजाति है ओराइजा सटाइवा की, ओराइजा सटाइवा जवानिका, ठीक है। कौन सी है, ओराइजा सटाइवा जवानिका, ठीक है। इसकी खेती जो है दोस्तों इंडोनेशिया में की जाती है। कहाँ की जाती है, इंडोनेशिया में की जाती है। और यह कैसी वैरायटी है, विल्ड राइस है, ठीक है। कैसी है, वाइल्ड राइस है, ठीक है। तो हमने जो देखा है धान का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि धान की खेती के लिए जो है कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो देखो
धान के वृद्धि के लिए, ठीक है, यानी कि ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर है कितना होना चाहिए, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और धान के पुष्पन की अवस्था के समय जो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यहाँ पर है पुष्पन, ठीक है। तो धान के पुष्पन की अवस्था के समय 26 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, देखो, वृद्धि के टाइम 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान, पुष्पन के समय 26 से 29, और न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम जो है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, इससे कम दोस्तों नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर है अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए, देखो धान की खेती के लिए अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए, तो देखो इसके लिए अधिकतम तापमान जो है 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है इसके लिए होना चाहिए सबसे अधिकतम। इससे अधिक जो होगा तो जो है काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। फिर है कि धान के पकने के समय, जब धान पककर तैयार होता है तो उस टाइम जो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो उस टाइम जो टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगर बात करें कि एक एवरेज जो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो इसका जो एक एवरेज है वो लगभग 21 से 37 डिग्री जो है टेम्परेचर होना चाहिए एवरेज, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। देखो, अगर टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस से कम है, ठीक है, अगर टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस से कम है तो जो इसका पोलन है वो कैसा हो जाता है, स्टेरिलिटी हो जाता है, ठीक है, ठीक है, पोलन स्टेरिलिटी हो जाता है। अगला देखते हैं पॉइंट, धान की बवाई का समय। तो देखो धान का जो बवाई का समय है, तो धान देखो मुख्यतः रबी और सीजन, ठीक है, दोनों सीजनों में जो है इसकी खेती की जाती है। लेकिन रबी की जो सीजन है ये दोस्तों अदर स्टेट में की जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं लोकल नाम क्या है, उसका समय का है बवाई का, और उसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है। तो देखो सबसे पहले खरीफ सीजन की फसल, अगर हम खरीफ में जो बवाई करते हैं तो खरीफ में जो है दो प्रकार की बवाई की जाती है, एक तो है अस और दूसरा है अमन, ठीक है। अस धान की जो बवाई है ये दोस्तों मुख्यतः पश्चिम बंगाल और बिहार में की जाती है। कहाँ की जाती है, वेस्ट बंगाल और बिहार में जो है अस धान की बवाई की जाती है। इसका समय क्या है, देखो अस धान की बवाई का जो समय है मई और जून में जो है इसकी बवाई की जाती है, ठीक है। और इसका जो हार्वेस्टिंग है यानी कि इसकी कटाई जो है अस धान की जो कटाई है कब की जाती है, सितंबर अक्टूबर में जो है इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, ठीक है। किसकी, अस राइस की, ठीक है। फिर खरीफ में ही एक अमन धान की बवाई की जाती है, जिन्हें दोस्तों लोकल नाम में जो है अगहानी के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्यतः दोस्तों यूपी में जो है इसकी बवाई की जाती है, ठीक है। तो देखो अमन धान की जो बवाई है दोस्तों कब की जाती है, जून जुलाई में। कब की जाती है, जून जुलाई में। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है कब की जाती है, नवंबर दिसंबर में जो है इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, ठीक है, यानी कि इसकी कटाई कर ली जाती है। तो खरीफ सीजन में जो है मुख्य प्रकार से बार जो है दो प्रकार से फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, खरीफ सीजन में। पहली एस, दूसरी अमन। अस की जो बवाई है मई जून में, कहाँ की जाती है, पश्चिम बंगाल और बिहार में, हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर में। और अमन धान की जो बवाई है इसकी जून जुलाई में बवाई की जाती है और नवंबर दिसंबर में जो है इसकी कटाई की जाती है। अमन को जो है अगहानी के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा है रबी सीजन में। देखो रबी सीजन में जो है धान की जो बवाई की जाती है उसे दलुआ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से,
दलुआ के नाम से जाना जाता है। इसकी जो बवाई है दोस्तों कहाँ की जाती है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में जो है दलुआ धान की बवाई देखने को मिलती है, ठीक है। बवाई का समय क्या है? देखो रबी सीजन है तो इसकी जो बवाई है नवंबर दिसंबर में होगी, ठीक है। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है कब होगी? मार्च अप्रैल में जो है इसकी हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई धान की बवाई के बारे में, ठीक है। एक इसमें बवाई की जाती है बोरो, काफ़ी फेमस भी है। ऐसे पूछता कि बोरो किससे संबंधित है? तो धान की बवाई से, ठीक है। देखो बोरो की जो बवाई है मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जो है बोरो की बवाई की जाती है और अस धान की भी जो है बवाई की जाती है। तो ये बात हो गई धान की बवाई से संबंधित। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि धान, भारत में धान मुख्य रूप से दो प्रकार से उगाया जाता है। देखो जो इंडिया है, इंडिया में धान जो है मुख्य रूप से दो प्रकार से उगाया जाता है। पहला है अपलैंड, दूसरा है लोलैंड, ठीक है। देखो अपलैंड में क्या होता है? इसमें जो है धान की जो है सीधे धान के जो बीज होते हैं उन्हें सीधे जो है खेत में जो है ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा बवाई कर दी जाती है। देखो अपलैंड, इसे ऊपरी भूमि या सीधी बवाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे डीएसआर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि डायरेक्ट सीड रेट, ठीक। इसमें डायरेक्ट जो है सीड रेट को बो दिया जाता है, किसके माध्यम? ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़कुआ विधि के द्वारा जो है इसमें हम धान की बवाई करते हैं, ठीक, अपलैंड में। फिर दूसरा है लोलैंड, ठीक। इसे निचली रोपाई वाला धान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पे? यह है निचली निचली रोपाई वाला धान, ठीक है। इसमें इसे और टीपीआर के नाम से भी जाना जाता है। टीपीआर का मतलब क्या है? ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। ट्रांसप्लांटेड राइस, यानी कि इसमें जो है धान का ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, यानी कि इसमें पहले नर्सरी तैयार की जाती है, उसके बाद जो है धान की रोपाई की जाती है। लेकिन अपलैंड में ऐसा कुछ नहीं, इसमें अपलैंड में जो है सीधे बीज की बवाई की जाती है, जैसे कि आप गेहूं की बवाई करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो है इसमें धान की बवाई करते हैं अपलैंड में, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है डीएसआर का फुल फॉर्म और लोलैंड में रखना है टीपीआर का फुल फॉर्म। डीएसआर का होता है डायरेक्ट सीड रेट और टीपीआर का होता है ट्रांसप्लांटेड राइस, ठीक है। और लोलैंड को जो है गीली विधि के नाम से भी जाना जाता है और अपलैंड को जो है सूखी विधि, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, मोस्ट पॉइंट दिया गया है कि छिले हुए राइस के दाने को ब्राउन राइस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है। देखो ब्राउन राइस किसे कहते हैं? छिले हुए राइस के दाने को जो है ब्राउन राइस कहते हैं। और ब्राउन राइस में प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है? तो 7 से 8%, जैसा कि हमने पिछले में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ब्राउन राइस में जो है प्रोटीन 7 से 8% और छिले हुए राइस के दाने को ब्राउन राइस के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं कि चावल में हलिंग परसेंटेज कितना होता है। देखो हलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये सीड है, ठीक है। सीड के ऊपर जो खोखला होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं छिक्कल और दाने का जो अनुपात है, ठीक है, उसे हलिंग परसेंटेज कहते हैं। तो इसमें हेलिंग परसेंटेज कितना होता है? 67 से 70%, यानी कि 30% जो है ऊपर का जो छिक्कल है निकल जाता है, ठीक है। तो सेफ जो दाना है 67 से 70% बचता है, ठीक है। उससे ही जो है हेलिंग परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि चावल को उबालने से कौन सी विटामिन सुरक्षित रहती है? तो देखो चावल को उबालने से जो है विटामिन बी यानी कि थायमीन जो है सुरक्षित रहता है, ठीक है, सुरक्षित रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि धान की सीड रेट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है धान की सीड रेट के बारे में, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं कि धान की जो है अगर हम ब्रॉडकास्टिंग से बुवाई कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग से, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग यानी कि अगर हम अपलैंड बुवाई कर रहे हैं तो उसमें जो है ब्रॉडकास्टिंग से बुवाई करेंगे
अगर हम धान की बुवाई ब्रॉडकास्टिंग से कर रहे हैं तब इसकी जो बीज दर है 100 केजी यानी कि 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर धान की बुवाई के लिए। अगर हम लाइन में सोइंग करेंगे, ठीक है, लाइनिंग में सोइंग करेंगे तब जो है 60 किलोग्राम और राइस की आवश्यकता होगी यानी कि 60 किलोग्राम जो है बीज की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं यानी कि पहले हम धान की जो है नर्सरी तैयार करेंगे फिर जो है धान की हम रोपाई करेंगे। तो ट्रांसप्लांटिंग अगर हम कर रहे हैं तब जो है धान की बीज दर कितनी आवश्यकता होगी 40 किलोग्राम जो है बीज दर की आवश्यकता होगी। ट्रांसप्लांटिंग में जो अंतरण रखा जाता है 20 गुणे 10 सेंटीमीटर, कितना 20 गुणे 10 सेंटीमीटर यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। देखो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर हम हाइब्रिड राइस का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी हाइब्रिड राइस का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तब बीज दर जो है कितनी आवश्यकता होगी। तो देखो दोस्तों, अगर हम हाइब्रिड राइस का प्रयोग करेंगे तो 15 से 20 किलोग्राम जो है बीज दर की आवश्यकता होगी। कितनी 15 से 20 किलोग्राम। इसमें जो अंतरण रखते हैं 20 गुणे 15 सेंटीमीटर जो है अंतरण रखते हैं, जैसा कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और ट्रांसप्लांटिंग में 20 गुणे 10 सेंटीमीटर, हाइब्रिड राइस में 20 गुणे 15 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं डेपोंग मेथड। धान की एक डेपोंग मेथड है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर हम डेपोंग मेथड से बुवाई करेंगे तब इसकी जो बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर आवश्यकता होगी, ठीक है। फिर एक विधि है सीरी मेथड। कौन सी? धान की सीरी मेथड। देखो सीरी मेथड का अगर हम प्रयोग करेंगे बुवाई के लिए तब जो बीज दर है 5 से 6 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें जो अंतरण है दोस्तों 20 गुणे 25 सेंटीमीटर रखते हैं। कितना रखते हैं? 20 गुणे 25 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई धान की बीज दर से संबंधित, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि धान की किस्म के बारे में, ठीक है। धान की किस्मों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि धान की अगेती किस्में कौन कौन सी हैं। धान की अगेती किस्में कौन कौन सी हैं, फिर मध्यम, फिर पछेती कौन सी वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी धान की कौन सी है, ठीक है। फिर सेलिनिटी कौन सी है, ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है धान की। तो सबसे पहले देखते हैं धान की अगेती किस्में। तो देखो धान की अगेती किस्में कौन कौन सी है। बाला है, कृष्णा है, कावेरी है, जवाहर है, जवाहर 75 है और जो है कालिंगा, ठीक है। यहाँ पर है कालिंगा 3। ये कैसी वैरायटी है? अगेती प्रजाति हैं, ठीक है। फिर देखते हैं मध्यम किस्में। तो देखो मध्यम किस्में है रत्ना, मध्यम वैरायटी है, अनुपम, ठीक, या अनुपमा, आभा और स्मृति, ये कैसी वैरायटी हैं? धान की मध्यम किस्में हैं, ठीक है, मीडियम वैरायटी हैं। फिर है धान की पछेती किस्में, काफ़ी पूछी भी जाती है कि धान की पछेती किस्में, इसमें जो क्रांति है, क्रांति, सुरेखा, गरिमा, महादेवी, ये कैसी कैसी वैरायटी हैं? धान की पछेती वैरायटी हैं, ठीक है। देखो धान की खेती से सबसे ज़्यादा अगर वैरायटी पूछी जाती है तो पूछी जाती है म्यूटेंट वैरायटी, ठीक है, कि धान की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है। तो धान की म्यूटेंट वैरायटी पहली है जगन्नाथ, काफ़ी फेमस है दोस्तों, काफ़ी पूछी भी जाती है, ठीक है। और दूसरी है प्रभावती। अगर आपको वैरायटी कोई याद नहीं करनी है तो आपको ये 2 वैरायटी जरूर जो है याद करना है, ठीक, काफ़ी पूछी भी जाती है कि धान की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है। तो जगन्नाथ धान की म्यूटेंट वैरायटी है, प्रभावती धान की म्यूटेंट वैरायटी है। फिर अगली वैरायटी है सेलिनिटी। सेलिनिटी वैरायटी कौन सी है? तो लूनी श्री, ये भी दोस्तों काफ़ी फेमस, इसमें
ट्रिपल स्टार कि लूनी श्री धान की कैसी वैरायटी है, सेलेनिटी वैरायटी है। फिर अगली वैरायटी जो है ब्लाइट रेसिस्टेंट, ठीक, कि धान में ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी है। तो देखो बाला, कृष्णा, जया, कावेरी, ये कैसी वैरायटी हैं, तो धान की ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी हैं। ठीक है, इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो फेमस दोस्तों हैं, एक तो म्यूटेंट वैरायटी, दूसरी है सेलेनिटी वैरायटी। ठीक है, ये आपको 3 वैरायटी याद जरूर करना है। ठीक है, अगर आप सभी वैरायटी याद नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो है ये 3 वैरायटी जो है जरूर याद करना है। ठीक, पहली जगन्नाथ, प्रभावती, म्यूटेंट वैरायटी, और दूसरे लूनी श्री कैसी है, सेलेनिटी वैरायटी। ठीक है, अब देखते हैं अगली वैरायटी। अगली वैरायटी इसकी जो है वो है सूखा सहनशील। देखो सूखा के प्रति सहनशील वैरायटी कावेरी, सफ़ेद, गोरा, ठीक है, साकेत 3, किरण, बाला, कंचन, ये धान की कैसी है, तो सूखा सहनशील। ठीक है, सूखा को जो है सहनशील कर सकती हैं। फिर है नमक प्रतिरोधी यानी कि साल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी। तो साल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी, जया है, रत्ना है, ऊसर 1, जया, रत्ना, ऊसर 1, ये कैसी वैरायटी है, तो ये जो है साल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी यानी कि नमक प्रतिरोधी। फिर अगली जो है सुगंधित धान, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है कि धान की जो है सुगंधित वैरायटी कौन कौन सी है। तो पहली है साबरमती, बासमती 370 और कस्तूरी। ठीक, ये धान की कैसी वैरायटी है, तो सुगंधित वैरायटी है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि देखो धान जो बासमती चावल होता है उसमें दोस्तों एक सुगंध आती है। ठीक है, यानी कि महक सी आती है। वो जो महक है वो किसके कारण आती है, तो देखो बासमती धान में जो महक आती है वो किसके कारण आती है, डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलीन के कारण आती है। ठीक है, किसके कारण आती है, डाई एसिटाइल 1 प्रोपोलीन के कारण जो है बासमती चावल में जो है महक आती है। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो साबरमती वैरायटी है धान की, तो साबरमती वैरायटी में जो है कितने % प्रोटीन पाई जाती है। वैसे देखो 6 से 7% प्रोटीन धान में पाई जाती है। ठीक है, कितनी, 6 से 7%। और जो ब्राउन राइस है, कैसा, ब्राउन चावल, ठीक है, ब्राउन चावल में जो है 7 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन धान की एक वैरायटी है साबरमती वैरायटी, साबरमती वैरायटी में जो है प्रोटीन है 7 से 9% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 7 से 9% जो है प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में चावल की पहली बोनी किस्म कहाँ विकसित की गई थी और कौन सी है। तो देखो वर्ल्ड की पहली बोनी जो किस्म है वो है TN1। कौन सी है, TN1, जिसे 1964-65 में ताइवान में जो है विकसित की गई थी। कहाँ विकसित की गई थी, ताइवान में। ठीक है, TN1। अब ये चावल की कैसी है, पहली बोनी वैरायटी है। ठीक है, अगर बात करें कि TN1 का जो है क्रॉस क्या है, कि इसे कौन सी वैरायटियों से क्रॉस कर जो है बनाई गई है। तो देखो TN1 जो वैरायटी है धान की, इसका जो है DGवू जीन एक ये वैरायटी और तसाई योंगचोंग, इन दोनों के क्रॉस से जो है TN1 वैरायटी तैयार की गई है। ठीक है, कौन सी, TN1 वैरायटी जो है डेवलप की गई है। DGवू जीन और तसाई योंगचोंग, इन दोनों वैरायटी के क्रॉस से जो है TN1 वैरायटी तैयार की गई है, जो एक कैसी है, बोनी किस्म है। फिर अगला पॉइंट है कि TN1 जो किस्म है इसे भारत में जो है कब पेश किया गया और किसके द्वारा पेश किया गया, क्योंकि ये देखो TN1 जो वैरायटी है ये कहाँ विकसित की गई, ताइवान में। ठीक है, इसे भारत में किसने पेश किया और कब,
तो देखो जीवी चालम के द्वारा, किसके, जीवी चालम द्वारा जो है 1964-65 में भारत में पेश किया गया था। ठीक है, कब पेश किया गया था? 64-65 में। ठीक है, किसके द्वारा? तो जीवी चालम द्वारा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट है कि दुनिया की पहली अधिक उपज देने वाली बोनी किस्म कौन सी है? देखो TN1 जो वैरायटी है ये दुनिया की पहली बोनी वैरायटी थी। ठीक है, लेकिन दुनिया की पहली अधिक उपज देने वाली बोनी किस्म कौन सी है? तो वो है IR8। ठीक, IR8 जो है इसे 1965-66 में विकसित किया गया था। किसके द्वारा? IRI के द्वारा, यानी कि इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, के द्वारा जो है विकसित किया गया था। IRI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, तो दुनिया की पहली अधिक उपज देने वाली वैरायटी कौन सी है? IR8 है। और दुनिया की पहली बोनी वैरायटी तो TN1 है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो ये बात हो गई TN1 और IR8 के बारे में। देखो जो IR8 वैरायटी है इसे जो है किन वैरायटी के क्रॉस से तैयार की गई? तो देखो IR8 का जो क्रॉस है क्या है? DGWU जीन और पेटा, इन दोनों के क्रॉस से जो है IR8 वैरायटी तैयार की गई। ठीक, और जो TN1 है उसका क्रॉस क्या है? तो DGWU जीन क्रॉस तसाई यंग चोंग। ठीक है, हालांकि सबसे ज़्यादा अगर पूछता है तो IR8 पूछता है। ठीक है, इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। देखो IR8 को भारत में 1966 में पेश किया गया, जो TN1 से अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आया? देखो IR8 बनी कब? 65-66 में। कहाँ बनी? IRRI में। ठीक है, ये कैसी वैरायटी है? तो अधिक उपज देने वाली बोनी वैरायटी। ठीक है, और भारत में इसे कब पेश किया गया? 1966 में, जो कि TN1 से अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भारत की जादुई किस्म किसे कहते हैं? तो जया को। ठीक, अगर बात करें विश्व की जादुई किस्म किसे कहते हैं? तो IR8 को। काफ़ी पूछा जाता है कि विश्व की जादुई किस्म धान की किस किस्म को कहते हैं? तो IR8 को। अगर भारत के लक्ष्य में पूछे कि भारत की जादुई किस्म धान के उपलक्ष्य में, तो वो है जया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखो जया जो है भारत की जादुई किस्म है। जया जो वैरायटी है इसका क्रॉस क्या है? तो इसका जो क्रॉस है TN1 और टाइप 141 के क्रॉस से जो है जया वैरायटी तैयार की गई। ठीक है, फिर देखो जया का विपरीत क्रॉस से जो पद्मा वैरायटी बनाई गई, काफ़ी पूछा जाता है। देखो जया का जो क्रॉस है वो है TN1 क्रॉस टाइप 141, इनके क्रॉस से जो है जया किस्म बनाई गई। फिर जो जया किस्म है इसका जो विपरीत, यानी कि जो TN1 है और टाइप 141, इसके विपरीत जो वैरायटी बनाई गई वो कौन सी है? पद्मा। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाता है कि जया का विपरीत क्रॉस से कौन सी वैरायटी बनाई गई? तो वो है पद्मा। ठीक, पद्मा का क्रॉस क्या है? टाइप 141 और क्रॉस TN1। ठीक है, ये बात हो गई जया और पद्मा के बारे में। फिर देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि पहली, ये यहाँ पर है दोस्तों, गलत लिखा है। पहली भारतीय उच्च उपज वाली प्रारंभिक अर्ध बोनी किस्म कौन सी है? जया है। ठीक है, यानी कि पहली भारतीय उच्च उपज वाली प्रारंभिक अर्ध बोनी किस्म कैसी है? अर्ध बोनी किस्म कौन है? जया, जिसे 1968 में डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर शास्त्री द्वारा जो है विकसित किया गया। कब? 1968 में। कौन सी? जया वैरायटी। ये कैसी है? भारत की पहली उच्च उपज
उपज देने वाली प्रारंभिक अर्ध बोनी वैरायटी है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि चीन के बाद भारत 1994 में APRH1, APRH2 और MGR1 व संकर चावल का व्यवसायीकरण करने वाला दूसरा देश बना। ठीक, कैसा? दूसरा देश बना। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि विश्व में बासमती चावल की पहली संकर किस्म, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस पर डबल स्टार, कि बासमती चावल की पहली संकर वैरायटी वर्ल्ड में, तो वो है PRH10। कौन सी है? PRH10। ठीक, बासमती चावल की पहली संकर वैरायटी है। फिर देखते हैं कि धान की संकर वैरायटी कौन कौन सी है। तो बादशाह भोग, पूसा सुकंदा 3, CO RH1, CO RH2, बासमती 370, ये कैसी वैरायटी हैं? तो ये सभी जो हैं संकर वैरायटी हैं। ठीक है। फिर देखते हैं, पॉइंट है कि धान की एक वैरायटी है PHB 71। कौन सी है? PHB 71। धान की जो PHB 71 वैरायटी है, यह चावल की एकमात्र संकर किस्म जिसे निजी संस्थान द्वारा जारी किया गया। यानी कि धान की एक ऐसी वैरायटी है जिसे निजी संस्था द्वारा जो है जारी किया गया है। वह कौन सी वैरायटी है? PHB 71। ठीक है। कौन सी है? PHB 71 जो धान की वैरायटी है, उसे जो है निजी संस्थान द्वारा जारी किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है कि ट्रांसप्लांटिंग, कि धान की जो है ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं। तो देखो धान की जो ट्रांसप्लांटिंग है 1/10वां हिस्सा पर करते हैं, यानी कि 1000 मीटर स्क्वायर पर जो है ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। देखते हैं मेन इसमें जो है रोपाई और दिन। पहले देखते हैं खरीफ सीजन में। ठीक है, धान कितने दिन के बाद रोपाई के योग्य हो जाता है। तो खरीफ सीजन में जो है 21 से 25 दिन में जो है धान रोपाई के योग्य हो जाता है। फिर अगर रबी सीजन की बात करें तो रबी सीजन में 30 से 35 दिन में रोपाई करने के योग्य हो जाता है। ठीक है। फिर अगला है ड्राई लैंड एरिया, यहाँ पर है ड्राई। ठीक है, ड्राई लैंड एरिया। ठीक है, ड्राई लैंड एरिया, अगर ड्राई लैंड एरिया है तब जो है 30 से 35 दिन में जो है नर्सरी तैयार हो जाती है। ठीक है। अगर हम डेपोंग मेथड से नर्सरी तैयार करेंगे, ठीक, अगर हम धान की जो नर्सरी है डेपोंग मेथड से तैयार कर रहे हैं तो जो है 11 से 14 दिन में जो है नर्सरी तैयार हो जाती है। देखो डेपोंग मेथड को जो है मेट टाइप मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट टाइप मेथड के नाम से भी जाना जाता है। किस मेथड को? तो डेपोंग मेथड को। ठीक है। फिर दूसरा है, देखो डेपोंग मेथड के लिए जो नर्सरी है, ठीक है, कितनी एरिया पर लगाते हैं? तो 25 से 30 वर्ग मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, कितने? 25 से 30 वर्ग मीटर स्क्वायर पर जो है नर्सरी तैयार करते हैं। ठीक है। फिर है, देखो धान की पौध लगाने की प्रमुख 3 विधियां हैं। कितनी है? देखो धान की पौध लगाने की प्रमुख 3 विधियां हैं। पहली है गीली विधि, दूसरी है सूखी विधि और तीसरी है डेपोंग विधि। ठीक है, कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। पहली गीली विधि, दूसरी डेपोंग विधि, तीसरी सूखी विधि। ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट। अब बात करते हैं कि अगर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो कौन से मेथड में कितने एरिया पर जो है नर्सरी हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल। अगर हम नॉर्मल बुआई कर रहे हैं मेथड, तो उसमें जो 1000 मीटर स्क्वायर पर जो है एरिया पर जो है नर्सरी तैयार करेंगे। अगर हम राइस ड्राई बेड का प्रयोग कर रहे हैं तो 1000 मीटर स्क्वायर पर। अगर राइस वेट बेड का प्रयोग कर रहे हैं तो 1200 से 1500 मीटर स्क्वायर पर जो नर्सरी तैयार करेंगे। अगर हम सीरी मेथड का प्रयोग कर रहे हैं तो 100 मीटर स्क्वायर पर। अगर हम डेपोंग मेथड का प्रयोग कर रहे हैं
तो लगभग 40 मीटर स्क्वायर पर जो है हम नर्सरी तैयार करेंगे। ठीक है, ये दिया गया है रेशियो। तो नॉर्मल जो रेशियो रहता है 1:10 का, और श्री मेथड में जो है 1:100 का, और डेपोंग मेथड में जो है 1:250 का। ठीक है, अब बात करते हैं श्री मेथड के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्री मेथड के बारे में देखो, श्री मेथड, श्री का जो फुल फॉर्म है क्या है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्या होता है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो है श्री का फुल फॉर्म होता है। इसे कब विकसित किया गया? 1983 में। कहाँ विकसित किया गया? तो मेडागास्कर में। कहाँ विकसित किया गया? मेडागास्कर में। अब किसके द्वारा विकसित किया गया? इसी मतलब श्री मेथड को किसने विकसित किया? तो हेनरी डी ल्यूलिन ने जो है विकसित किया। कब किया? 1983 में किया। कहाँ किया? मेडागास्कर में किया। और श्री का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है। ठीक है, फिर देखो श्री मेथड में जो है कितने पानी की आवश्यकता होती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो श्री मेथड में जो वाटर रिक्वायरमेंट है कितना है? 700 mm। ठीक, और एक पॉइंट है कि 1 किलो राइस उगाने के लिए जो है 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो 1 किलो धान उगाने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और 1 केजी गेहूँ उगाने के लिए जो है 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और वही धान उगाने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये बात हो गई श्री के बारे में। अब बात करते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कितना जो है वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो देखो, अगर बात करें टोटल वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट जो है 1100 से 1250 mm पानी की आवश्यकता होती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर अगर पूछे एक एवरेज जो है कितना पानी की आवश्यकता होती है, तो 1100 mm। ठीक है, और श्री मेथड में 700 mm। देखो, आपको टोटल तो याद रखना है 1100 से 1250 mm, एवरेज 1000 mm, और श्री मेथड में 700 mm। देखो, नर्सरी तैयार करते हैं, जैसा कि धान जो है ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा रोपाई की जाती है धान की। ठीक है, तो उससे पहले हम नर्सरी तैयार करेंगे। तो नर्सरी तैयार करने में जो है कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो 50 mm पानी की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद लैंड प्रिपरेशन, यानी कि भूमि की तैयारी के लिए जो है 200 mm पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर है फील्ड प्रिपरेशन। फील्ड प्रिपरेशन के लिए जो है 1000 पानी की आवश्यकता होती है। देखो, फील्ड प्रिपरेशन का मतलब है नर्सरी बोएंगे तब 50 mm पानी की आवश्यकता होगी। लैंड प्रिपरेशन का मतलब होता है जब हम धान की रोपाई करते हैं उस टाइम जो पानी की आवश्यकता है वो कितनी होती है? 200 mm पानी की आवश्यकता होती है। फिर फील्ड प्रिपरेशन के, यानी कि जब जिस दिन धान की रोपाई होगी, धान की रोपाई से लेकर कटाई तक जो जितनी भी सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक, उसे जो है फील्ड प्रिपरेशन के अंतर्गत रखा जाता है। उसमें जो है 1000 mm पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर टोटल बात करें तो 1250 mm पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, धान में वाटर रिक्वायरमेंट की। फिर अब बात करते हैं धान में उर्वरक की, कि धान में जो है नाइट्रोजन कितना प्रयोग करते हैं, फास्फोरस कितना प्रयोग करते हैं, पोटास कितना प्रयोग करते हैं। तो देखो, उर्वरक की बात करें तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, 60 किलोग्राम फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, 60 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें जो है जैव उर्वरक पाया जाता है। ठीक, राइजोबियम एक प्रकार से कह सकते हैं, हालांकि राइजोबियम नहीं, एक जो होता है जैव उर्वरक, ठीक है, वो कौन सा होता है? बीजीए। ठीक है, कौन सा होता है? बीजीए। ठीक, बीजीए का फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ये जो है धान में 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन करता है। ठीक है, इसलिए जो है इसमें नाइट्रोजन कम देने की आवश्यकता होती है। तो बीजीए के द्वारा जो है धान में कितने किलो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है? तो 20 से 30 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है,
ये बात हो गई धान की रिक्वायरमेंट यानी कि पानी की आवश्यकता। ठीक है, अब देखते हैं उपज। तो उपज से पहले देखते हैं दोस्तों धान में जो है क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है। धान में जो है सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो देखो धान में जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से 4 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। इन 4 पर जो है पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। पहला है बूटिंग स्टेज, ठीक, बूटिंग स्टेज पर। फिर दूसरा है पेनिकल इनिटिएशन पर, और दूसरा हेडिंग स्टेज पर, और चौथा है फ्लावरिंग स्टेज पर। कौन सा? फ्लावरिंग स्टेज पर। ठीक है, देखो पहला है बूटिंग स्टेज, दूसरा है पेनिकल इनिटिएशन स्टेज पर, तीसरा है हेडिंग स्टेज पर, और चौथी जो इसकी क्रिटिकल स्टेज है वो है फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, तो ये 4 जो हैं धान की महत्वपूर्ण सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं धान की उपज के बारे में कि जो है कितनी उपज प्राप्त होती है। तो देखो धान की उपज, सबसे पहले देखते हैं धान की जो कटाई है। धान की कटाई करते समय दाने में जो है कितने % मॉइस्चर होना चाहिए। तो देखो मॉइस्चर एट हार्वेस्टिंग, तो उस समय जो है 20 से 25% जो है मॉइस्चर होना चाहिए। फिर अगर हम धान का स्टोर कर रहे हैं, ठीक, यानी कि धान का हम भंडारण करना है, तो धान का भंडारण करते समय दाने में जो नमी है वो कितनी होनी चाहिए? 10 से 12%। कितनी होनी चाहिए? 10 से 12% नमी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है भंडारण। पूछता कि धान के भंडारण के समय दाने में कितने % नमी होनी चाहिए। तो 10 से 12% जो है नमी होनी चाहिए। फिर देखो अब बात करते हैं उपज के बारे में। अगर वैरायटी इंडिजीनियस वैरायटी है तो इंडिजीनियस वैरायटी में जो उपज है 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देखने को मिलती है। ठीक है, इंडिजीनियस वैरायटी में अगर हम धान की जो है ब्रॉडकास्टिंग से बुआई की है तो ब्रॉडकास्टिंग में जो उपज है 15 से 20 कुंटल, और अगर हम ड्रॉप वैरायटी यानी कि बोनी किस्मों का चयन किया है, ठीक, तब जो है 50 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देखने को मिलती है। ठीक, यानी कि ड्रॉप वैरायटी में जो उपज ठीक ठाक देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हाइब्रिड राइस, अगर हम हाइब्रिड वैरायटी का चयन किया है, ठीक है, तब उसकी जो उपज है वो कितनी है? 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, हाइब्रिड राइस की है जो सबसे ज़्यादा उपज देखने को मिलती है। कितनी? 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देखने को मिलती है। ठीक दोस्तों, फिर अगला देखते हैं कि धान में जो होने वाले विकार, प्रमुख विकार, ठीक है, डिसऑर्डर, कि धान में कौन से डिसऑर्डर होते हैं। डिसऑर्डर दोस्तों मुख्यतः तत्व की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है खैरा डिजीज, काफ़ी पूछा भी जाता है दोस्तों। इसे पिछले 9 तारीख को जो पेपर हुआ है यानी कि 9 अगस्त को जो AGTA का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया कि खैरा रोग किससे संबंधित है। ठीक है, तो जो खैरा डिजीज है इसकी खोज कब हुई? तो 1966 में। किसने की? वाई.एल. नेने ने। ठीक है, वाई.एल. नेने ने जो है खैरा रोग की खोज की। खैरा रोग की जो खोज है किस वैरायटी में की गई थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो वो है IR8 वैरायटी में जो है खैरा रोग देखा गया था। कब देखा गया था? 1966 में वाई.एल. नेने के द्वारा। ठीक है, इसके उपचार के लिए जो है देखो जो खैरा रोग है वो होता किसकी कमी के कारण है? तो जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, और इसके उपचार के लिए जो है 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितना? 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं खैरा रोग के लिए। दूसरा है व्हाइट ई। व्हाइट ई जो धान का है डिसऑर्डर वो होता है FE के कारण। ठीक, फिर है इकोची डिजीज, ये जो है H2S टॉक्सिसिटी के कारण होता है। और दूसरा है व्हाइट बड मेज। व्हाइट बड मेज, ये देखो मेज और धान दोनों में देखने को मिलता है किसके कारण? जिंक की कमी के कारण। ठीक है, जिंक की कमी के कारण। तो दोस्तों आज हमने जो है
धान की कंप्लीट खेती जो है डिस्कस किया है। अब धान में जो बचे हैं वो इम्पोर्टेंट रोग और इम्पोर्टेंट जो है इंसेक्ट। ठीक है, तो इंसेक्ट और जो डिजीज है ये दोस्तों हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हम डिस्कस करने वाले हैं धान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, देखो डिजीज और जो इंसेक्ट हैं इन्हें हम जो है पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर जो है एक नए वीडियो में हम जितनी भी फसलें हैं सबका एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं धान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं कि धान आधुनिक चावल की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखो आधुनिक चावल की जो उत्पत्ति ओराइजा निमोरा नॉन के नाम जंगली प्रजाति से हुई। देखो आधुनिक चावल की उत्पत्ति किससे हुई? ओराइजा निमोरा नॉन जंगली प्रजाति से हुई है। ठीक है, फिर बात करें कि धान में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। तो देखो धान में जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। ठीक है, धान में हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है जो कि ब्राउन मैन्यूर यानी कि भूरी खाद किस से संबंधित है? तो भूरी खाद जो है चावल से संबंधित है। जैसा कि हमने पीछे में डिस्कस किया कि ब्राउन राइस, तो वहीं से जो ब्राउन मैन्यूर किससे संबंधित है? धान से। फिर अगला इसमें पॉइंट है कि धान के खेत से जो है कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो देखो धान के खेत जिससे जो है मीथेन गैस की जो है प्राप्ति होती है। ठीक है, या कह सकते हैं धान के खेत से जो है मीथेन गैस जो है निकलती है। ठीक है, फिर दूसरा कि धान की पत्तियों में ऊतक पाए जाते हैं। कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो पेरेन्काइमा ऊतक पाए जाते हैं। धान की पत्तियों में जो है पेरेन्काइमा ऊतक पाए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि लगातार पॉलिश्ड राइस खाने से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, देखो लगातार अगर हम पॉलिश राइस का उपयोग करेंगे तो जो है बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग? बेरी रोग हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि धान के तने को क्या कहते हैं। तो धान के तने को कल्म या हल्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कल्म या हल्म कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि ब्राउन राइस से व्हाइट राइस प्राप्त करने की क्रिया जो है हलिंग कहलाती है। क्या कहलाती? हलिंग कहलाती है। और धान में हलिंग परसेंटेज कितना पाया जाता है? तो 67 से 70%। कितना पाया जाता है? 67 से जो है 70% पाया जाता है। फिर देखते हैं हलिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो वाइट राइस बटे ब्राउन राइस इंटू 100। ठीक, ये फार्मूला है हलिंग परसेंटेज ज्ञात करने का। अगला देखते हैं, अगला है कि चावल और छिलका का अनुपात कितना होता है। तो चावल और छिलका का जो अनुपात होता है 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। फिर है कि गोल्डन राइस में विटामिन ए का निर्माण करने वाला जीन कौन सा है। ठीक, गोल्डन राइस में विटामिन ए का निर्माण करने वाला जीन किस पादप से लिया गया है। तो वो है डेफोडिल। ठीक, कौन सा है? डेफोडिल पादप से लिया गया है। ठीक है, अगला है कि धान के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? गर्म और आर्द्र जलवायु। अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण में फ्लैग लीफ का जो है 50 से 55% योगदान होता है। दूसरा, धान में नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म के रूप में लेता है। जो धान है वो नाइट्रोजन को जो है अमोनिकल के रूप में लेता है। ठीक है, अगला कि धान की उतेरा और पेरा जो विधियां हैं, ठीक है, वो बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। यानी कि धान की उतेरा और पेरा विधि जो है बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। अगला पॉइंट है कि धान में बेसल के रूप में कौन सा खाद प्रयोग किया जाता है। तो डीएपी। और धान में जो टॉप ड्रेसिंग के रूप में जो है अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धान का जो भूरा रंग है
धान का भूरा रंग किसके कारण होता है? एलेरोन के कारण होता है। किसके कारण? एलेरोन के कारण होता है। और मिलिंग से विटामिन बी की हानि होती है। ठीक है, कौन सी विटामिन बी की हानि होती है? ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों धान से संबंधित। ठीक है, तो डिजीज और इंसेक्ट जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।